हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस बेहतरीन से लाइफ चेंजिंग जर्नी पर, जहां पर हम बातें करते हैं बेहतरीन किताबों की जो लाइफ चेंजिंग होती हैं और जो हेल्प करती हैं हमें बेहतर इंसान बनने में। आज की बुक बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट अवेटेड बुक्स में से एक, थिंक लाइक अ मॉन्क, जिसे लिखा है जय शेट्टी जी ने। दोस्तों, जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी उनमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था मैं इस किताब को पढ़ने के लिए। उसके पीछे की दो खास वजह हैं। पहली ये कि ये किताब अगेन जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं उनको कनेक्ट करती है हमारी मॉडर्न लाइफ से, जिससे कि हम प्रैक्टिकली वो स्पिरिचुअल थिंकिंग को अडॉप्ट कर सकें अपनी लाइफ में और हम कुछ बेहतर कर सकें। दूसरी ये कि जितने भी किताबें मैंने पढ़ी, या तो वो 100 साल पहले लिखी गई, 150 साल पहले लिखी गई, 50 साल पहले, 20 साल पहले लिखी गई, ये वो राइटर है जिनको मैं पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। और फाइनली उनको सुनते सुनते मैं इतना ज़्यादा उनके साथ जल कर जाता हूँ कि उनकी हर एक वीडियो को फॉलो किया मैंने, और फाइनली उनकी लिखी हुई किताब मेरे सामने है। मैं आपको बताऊँ, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे उनकी आवाज़ में ये किताब पूरी की पूरी पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी ही आवाज़ में ये किताब को पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। दोस्तों, बात करें इस किताब के बारे में तो बहुत ही बड़े बड़े राइटर्स, प्लेयर्स, मेंटर्स ने इस किताब को बहुत अच्छी रेटिंग दी और बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी हैं। बात करें इस किताब के कंटेंट्स के बारे में तो ये किताब लिखी हुई है 3 पार्ट में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिवाइड किया गया है तीनों पार्ट्स को, सो दैट कि जो रीडर है वो किताब के साथ अच्छे से घुल मिल सके और जो मैसेजेस किताब में राइटर देना चाहता है उन मैसेजेस को अच्छे से समझ सके। ज़्यादातर किताबों में इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है वो 2-3 पेजेस में सिमट के रहता है, जहाँ पर कि राइटर जो है वो समराइज्ड व्यू में हमें ये बताते हैं कि एज अ रीडर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं उनकी किताब से। दोस्तों, इस किताब में अलग बात मुझे ये लगी कि उन्होंने इंट्रोडक्शन कुछ 10 या 11 पेजेस का लिखा है, और ये केवल एक समरी नहीं है। इन्होंने अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ चेंज कर पाए। चलिए, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, डायरेक्टली जंप इन करते हैं इस किताब में और शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर, जिसे कि हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन पार्ट का पहली लाइन है, इफ यू वांट अ न्यू आइडिया रीड एन ओल्ड बुक। ये कोट के साथ में एक किताब शुरू होती है और इस किताब की स्टार्टिंग में ही राइटर जय शेट्टी बताते हैं कि जब वो 18 साल के आसपास की उम्र में थे तो, और उस टाइम पे वो अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर में थे, कैस बिजनेस स्कूल लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनके एक दोस्त ने उनको इनवाइट किया कि चलो आज शाम को हम एक मॉन्क का टॉक सुनने चलते हैं, एक मॉन्क आए हैं स्पीच देने, उनकी बातें सुनने चलते हैं। जय शेट्टी बोलते हैं कि उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस टाइम ये मॉन्क वाली जितनी भी लाइफ थी उससे बहुत दूर थे। वो अपनी लैविश लाइफ, अपना लिविंग स्टैंडर्ड कुछ अलग तरीके से जीते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भला अपना टाइम एक साधु को सुनने में क्यों वेस्ट करूं, अगर मुझे टाइम लगाना ही है तो मैं सीईओ, सेलिब्रिटीज के बारे में बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, सक्सेसफुल लोगों से उनके लेक्चर सुनूंगा अपने कैंपस में, भला मैं किसी मॉन्क से क्यों मिलूं। इस बात पर जो उनका फ्रेंड है वो उनको बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट करता है, कि रिक्वेस्ट करता है कि नहीं आप चलो और हम साथ साथ में वो टॉक सुनने के बाद में बार में जाएंगे। तो जय शेट्टी, देखिए कितनी फनी बात है कि जय शेट्टी इस शर्त पे माने उस मॉन्क का लेक्चर सुनने की कि लेक्चर के बाद में वो जाएंगे किसी बियर बार में बियर पीने के लिए। अगर उसका दोस्त बियर पियाता है तो ही वो जाएंगे। अब यहाँ से जब वो मॉन्क को सुनने के लिए गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो भले ही पहली बार एक मॉन्क का टॉक सुन रहे थे, लेकिन उस मॉन्क की जो बातें थी वो इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाए, इतना ज़्यादा घुल गए कि पहली बार में ही उनको इतना प्यार हो गया उस साधु से। सुनने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो ये जय शेट्टी कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ये सेम वैसा ही एक्सपीरियंस था जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हो, क्योंकि उनकी बातें, उनका कैरिस्मेटिक अट्रैक्टिव लुक, उनका बिहेवियर, उनका
कामनेस, हर एक चीज़ जय शेट्टी को इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर चुकी थी कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से उनके थॉट्स के साथ कनेक्ट हो चुके थे। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि वो को कुछ और देर के लिए सुन सकता हूँ, या क्या मैं आप कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं आपके साथ कनेक्टेड रह सकूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगले 1 हफ्ते के लिए मैं लंदन में ही यहाँ ट्रैवल करता रहूँगा और अलग अलग कॉलेजेस में लेक्चर दूंगा, तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, इस इंसिडेंट में आप देखोगे कि एक मॉन्ग से एक मॉडर्न लड़का इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमेशा से हमें एज अ मॉडर्न पर्सन ये लगता है कि सब कुछ खो देना या सब कुछ छोड़ देना ही मॉन्क का भविष्य होता है, और जो खुशियां हैं वो इस लग्जरी लाइफ में हैं, इस लग्जरी वर्ल्ड में है, जहाँ पे हम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि ये जो मॉन्क आया था वो इंडिया से आया था, और ये आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है, जो कि आईआईटी बॉम्बे इज सिमिलर टू द एमआईटी जो कि वहाँ विदेशों में है। अब उनको ये अजीब लगा कि यार इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद कोई सब कुछ छोड़ दे रहा है, तो या तो बिल्कुल ही उसको पता नहीं है कि क्या कर रहा है, या फिर वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो किसी एक बहुत बड़े मिशन पर है। ओके, तो ये बात थी, ये इंसिडेंट था पहली बार किसी मॉन्ग से मिलने का। वो उस मॉन्ग से मिले, उनसे अट्रैक्ट हुए और उनको फॉलो करना शुरू किया अगले 1 हफ्ते तक। पहला जो इम्प्रेशन था उस साधु का, जिनका कि नाम था गौरंगा दास, जो कि किसी एक मिशन पे थे, ऐसा लगता था कि वो किसी खोज में थे, और उनकी बातें, उनके टॉपिक्स हमेशा साइंस के साथ बैकअप में रहती थी। 2002 में एक तिब्बतियन मॉन्क जिनका कि नाम योंगर मिंग्योर है, वो आए अपने काठमांडू के पास के एक जगह से, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन मेडिसन में थे, जहाँ पे एक रिसर्च चल रही थी ब्रेन के ऊपर। वहाँ पर रिसर्चर्स ने उनके ब्रेन को स्टडी करने के लिए कि मेडिटेशन करते वक्त ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, उन्होंने कुछ डिवाइसेस लगाई, एक कैप लगाई जिसमें बहुत सारी तारें थीं, और वो तारें जा करके किसी डिवाइस में कनेक्ट होती थी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि मेडिटेशन का इंसान की रियल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग कंट्रोल रूम से देख रहे थे, कुछ लोग सामने से देख रहे थे, और उन्होंने एक रूटीन दिया उस मॉन्क को, एक टास्क दिया कि आपको 1 मिनट के लिए मेडिटेट करना है और 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, जहाँ पे आप फ्रीली कुछ भी सोच सकते हो। और ये रूटीन कुछ 4 से 5 बार दोहराया गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि उन्होंने, यानी कि साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इस मॉन्क को ये एक्टिविटी करने के दौरान एक बार भी फिजिकली अपने आप को पोजीशनिंग चेंज नहीं करनी पड़ी। वो जैसे बैठे थे मेडिटेशन के टाइम पे, वैसे ही शांत स्वभाव के साथ बैठे रहे जब वो फ्री थॉट्स सोच रहे थे। उनके ब्रेन में गामा वेव्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पैटर्न बना रही थी, और उनको हम आम इंसान की तरह ज़्यादा वक्त भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रेन में उन्होंने कोई स्विच ढूंढ लिया है ऑन ऑफ करने का, कि वो इमीडिएटली मेडिटेशन स्टेज में चले जाते थे, जहाँ पे वो बहुत ही गहरी साधना में होते थे, उनका दिमाग बहुत ही गहरी साधना में होता था, और इमीडिएटली वो उस साधना से निकल करके रियल वर्ल्ड में रियल थॉट्स के साथ में कनेक्ट हो रहे थे। ये बहुत ही फैसिनेटिंग सी रिसर्च थी जो कि उन्होंने ऑब्जर्व करी। और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक साधु के साथ हुआ, ये न जाने कितने साधुओं के साथ एक्सपीरियंस किया गया है, ये टेस्ट किए गए, और पाया गया कि जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप एक साधु की ज़िंदगी जीते हो, तो आपका जो माइंड है वो एंटी एजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे कि आपकी उम्र भी आपकी एक्चुअल एज से कम रहती है, और साथ साथ आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत रहता है। एक इसी तरह की और रिसर्च हुई बुद्धिस्ट मॉन्क मिथियाओ रिचर्ड्स के ब्रेन के ऊपर, जिनको कि लेबल भी दिया गया था, नाम भी दिया गया था द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन का, क्योंकि उनके ऊपर जो भी रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने पाया कि उनकी जो गामा वेव्स हैं माइंड की, वो सबसे ज़्यादा लेवल पर हैं, सबसे अच्छे लेवल पर हैं, और उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करें।
एक मॉन्क इसी तरीके से थे जो कि इस चार्ट में नहीं थे। वो 21 अलग अलग मॉन्क्स के साथ में उनके ब्रेन की स्कैनिंग की गई तो पाया गया कि वो न केवल जागते हुए ज़्यादा गामा वेव्स को प्रोड्यूस करते थे, बल्कि वो जब सो जाते थे तब भी वो अपने माइंड को ज़्यादा कंट्रोल में रख पाते थे और नॉन मेडिटेटिंग स्टेट में भी उनका माइंड औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहता था। अब बात यहाँ पे ये आती है, राइटर लिखते हैं कि हमें मॉन्क की तरह सोचने की ज़रूरत क्या है। तो इसका रीज़न ये लिखा हुआ है कि अगर आप बास्केटबॉल कोर्ट पे डोमिनेट करना चाहते हो तो आप माइकल जॉर्डन की तरफ देखोगे, उनसे सीखने की कोशिश करोगे। अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो तो आप इलॉन मस्क की तरफ देखोगे और उनसे सीखने की, उनको स्टडी करने की कोशिश करोगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे परफॉर्म करना है स्टेज के ऊपर तो आप बियोंसे को स्टडी करोगे, उनको फॉलो करोगे। तो सेम पैटर्न में अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो, अपने माइंड में शांति और उसका पर्पस जानना चाहते हो, तो फिर मॉन्क से ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट कौन है। राइटर कहते हैं कि मेरे दोस्त डेविड, जो कि एक बेनेडिशियन मॉन्क हैं और उन्होंने अभी को फाउंड करी है एक ऑर्गेनाइजेशन gratefulness.org, वो लिखते हैं कि a lay person who is consciously aiming to be continuously alive in the now is a monk। दोस्तों ये लाइन्स दोबारा से सुनिएगा। a lay person who is consciously aiming to be continuously alive in the now is a monk। कहते हैं कि जो साधु होते हैं वो अपनी टेम्पटेशंस को, यानी कि अपनी की इच्छाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अगेंस्ट होने वाली बातों को बहुत अच्छे से वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। वो दर्द को और एंजाइटी को आम इंसान से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। वो अपने ईगो को भी अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के पर्पस और अपनी ज़िंदगी के मीनिंग को बाकियों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को वो जीते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ देते हैं अपने आप को। क्यों नहीं हम ऐसा क्यों नहीं है कि हम हमेशा सक्सेसफुल लोगों के पीछे भागते हैं, जबकि हम जानते हैं कि रियल हैप्पीनेस उनके पास नहीं है। रियल हैप्पीनेस है वो है इन मॉन्क्स के पास में। क्यों ना हम सीखें ऐसे इंसान से जो कि सबसे ज़्यादा काम, यानी कि शांत, सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा पर्पसफुल लाइफ जीते हैं इस धरती पर। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि जो मॉन्क्स होते हैं उनके लिए शांत रहना, रिलैक्स रहना, ये सब बहुत आसान होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि जो मॉन्क्स होते हैं वो ज़्यादातर किसी ऐसी आइसोलेटेड जगह पर रहते हैं जहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड के जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो कम होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। क्योंकि कि जो उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका है वो हमारी ज़िंदगी से टोटली अलग है। उनको वो चैलेंजेस फेस ही नहीं करने हैं रियल लाइफ में जो हम फेस करते हैं। तो हमें अपनी इस मॉडर्न लाइफ में मॉन्क की तरह सोचने से फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये, मॉन्क जो हैं वो कभी भी मॉन्क की तरह ही पैदा नहीं हुए थे। वो भी हमारे और आपके जैसे ही बैकग्राउंड से आते थे। वो भी ट्रांसफॉर्म हुए जैसे कि हम अपने करियर में कुछ चीज़ें सीखते हैं। मिथ्याव रिकार्ड, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश इंसान हैं, जिनका कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है, वो एक बायोलॉजिस्ट थे अपनी पुरानी ज़िंदगी में। एंडी प्यूडीकॉम, जो कि को फाउंडर हैं मेडिटेशन ऐप हेड स्पेस के, और वो पहले सर्कस में काम किया करते थे। मैं कई ऐसे साधुओं को जानता हूँ जो कि अपनी पुरानी ज़िंदगी में फाइनेंस के सेक्टर बड़े हुए, हमारे और आपकी तरह ही स्कूल्स में, टाउन्स में रहे, शहरों में रहे, और उन्होंने भी हमारी तरह ही ज़िंदगी जी। बस डिफरेंस उनमें ये था कि उन्होंने चूज़ किया मॉन्क बनना और उन्होंने प्रैक्टिस करी सालों तक मॉन्क बनने के लिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर पर कैंडल जलाना शुरू कर दो या नंगे पैर चलना शुरू कर दो, या फिर आप पहाड़ों के ऊपर जा कर के आप ट्री पोज में खड़े होकर के अपनी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो होना एक माइंडसेट है जो कि कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, जो कि कोई भी ऑब्जर्व कर सीख सकता है।
अब इस इतना लिखने के बाद जय शेट्टी ये लिखते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क की किताब के इंट्रोडक्शन में कि आज के जैसे ज़्यादातर साधु हैं, मॉन्क्स हैं, उन्हीं की तरह मैं भी कोई आश्रम में पला बड़ा नहीं था। मैंने अपना ज़्यादातर ज़िंदगी बहुत ही अनमॉन्क थिंग्स को करते हुए बिताया, यानी कि वो बहुत ही मॉडर्न लाइफ में जिए, मॉडर्न लाइफ में बड़े हुए। 14 साल की उम्र तक वो बहुत ही ओबीडियंट किड थे। अपने माँ बाप की मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि लंदन में शिफ्ट हुए थे। और जैसे कि बाकी सबके परिवार में उनके माँ बाप चाहते हैं, वैसे ही मेरे भी माँ बाप चाहते थे कि मेरी अच्छी एजुकेशन हो और एक मुझे अच्छा भविष्य मिले। मैं ज़्यादातर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बहुत दूर रहा जब तक कि मैं स्कूल लाइफ में था, और मैंने अपना सबसे बेस्ट किया जब तक मैं स्कूल लाइफ में था, ताकि सब लोग खुश रह सकें। जब मैं कॉलेज में आया, सेकेंडरी स्कूल्स की पढ़ाई करना शुरू करी, तो थोड़ा सा मेरा बिहेवियर चेंज हुआ उम्र के साथ साथ, जो कि होता है, और मैं कुछ गलत संगत में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने एक तो टॉपिक्स ऐसे चूज़ किए इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि आर्ट, डिज़ाइन और फिलॉसफी, जो कि ज़्यादातर इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ अपने बच्चे को मना करेंगे। और साथ ही साथ मैं जब 17-18 साल की उम्र में आ रहा था, तब मैं गलत लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। ये गलत एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं कुछ ड्रग्स भी लेना शुरू किया, लड़ाइयाँ शुरू की, बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू करी। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिन तक और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला, क्योंकि मेरे सेकेंडरी स्कूल में मुझे 3 बार सस्पेंड कर दिया गया। फाइनली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं है, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, आप एक बार एक चांस दे के देखो। कॉलेज ने मुझे एक और चांस दिया, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि हार्ड वर्क, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, ये सब कुछ लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे पास प्रॉब्लम ये थी कि मैं भले ही लाइफ में अच्छा कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा पर्पस नहीं था, सिवाय इसके कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करके एक जॉब ले लूँ, मेरी एक दिन शादी हो जाए, मेरी एक फैमिली हो। ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हमेशा मुझे ये डाउट होता रहा कि कुछ ना कुछ है जो मैं बेहतर कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ है जो मैं बेहतर सीखा हूँ। जय शेट्टी अगेन लिखते हैं कि उस टाइम तक जब गौरंगा दास उनके स्कूल में अपनी स्पीच देने के लिए आए थे, उस टाइम तक उनको कोई आइडिया नहीं था इस लाइफ के बारे में। जय शेट्टी लिखते हैं कि जब गौरंगा दास उनके स्कूल में वो स्पीच देने के लिए आए, उस टाइम वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, इतनी ज़्यादा चीज़ों को सीखना चाहते थे, कि उनके माइंड में ये था कि ये जो भी कुछ गौरंगा दास जी सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीखना नहीं चाहते थे, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वो उस थॉट के साथ, उस लर्निंग के साथ बड़े होना चाहते थे, ग्रो अप करना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ कंपैशन, एम्पैथी, इन सब चीज़ों को और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाई भर मान के नहीं चल रहे थे, वो रियल लाइफ में उतारना चाह रहे थे। अगले 4 साल तक जय शेट्टी लिखते हैं आगे कि अगले 4 साल तक, यानी कि जब गौरंगा दास उनके कॉलेज में स्पीच देने आए और वहाँ से लेकर के उनके अगले 4 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया 2 लाइफ में। एक लाइफ थी कि वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में जाते थे, बार्स में जाते थे, बड़े बड़े पार्टीज़ करते थे, और दूसरी लाइफ थी कि वो मेडिटेशन कर रहे थे उसी टाइम, और वो ज़मीन पर सोते थे। लंदन में उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, बिहेवियरल साइंस पर। जय शेट्टी कहते हैं कि लंदन में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी बिहेवियरल साइंस पे, और उसके बाद अपनी इंटर्नशिप करी एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म के साथ में, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। और साथ ही साथ वो जब उनके हॉलीडेज़, क्रिसमस, समर वेकेशंस हुआ करते थे या हॉलीडेज़ हुआ करते, तब वो मुंबई के पास के एक आश्रम में जाकर के ये एंशियंट, ये बहुत ही प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा करते थे, मेडिटेशन के बारे में सीखा करते थे, ज़मीन पर सोया करते थे। और उन्होंने इन 4 सालों में ये एक्सप्लोर किया, अपने बारे में ये जाना समझा कि वो
उनकी लाइफ जो है वो ज़्यादातर मॉन्क्स के अराउंड ही रहना पसंद कर रही है। उनका जो मन है वो ज़्यादा झुकाव मॉन्क्स की तरफ था, ना कि इस मॉडर्न लाइफ की तरफ। जय शेट्टी कहते हैं कि सच तो ये है कि इन 4 सालों में अपने माइंड को वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करा चुके थे कि वो एक मॉन्क का माइंड है। जितना ज़्यादा वो कॉर्पोरेट लाइफ में काम करते गए उतना ज़्यादा उनको लगने लगा कि उनकी लाइफ का जो मीनिंग है, उनकी लाइफ का जो मकसद है वो ख़त्म होता जा रहा था। वो अपने आप से ये सवाल पूछ रहे थे कि भला क्या फ़ायदा ऐसी जॉब, ऐसे काम करने का कि जिसका कि वर्ड पे या लोगों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं छोड़ सकते आप। फाइनली जब उन्होंने अपना कॉलेज से ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो उन्होंने अपना वाइट कॉलर जॉब, सूट सब छोड़ करके उस नारंगी रंग के चोले को पहनने का ठान लिया और वो निकल गए उसी आश्रम के लिए, जहाँ पर उन्होंने लगभग 3 साल तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करी, मॉन्क की लाइफ जी और सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो एक मॉन्क की लाइफ में होना चाहिए। जय शेट्टी बताते हैं कि जब वो उस समय अपना मॉन्क की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करा करते थे तो उस समय मुंबई में उन्होंने एक इको फ्रेंडली स्पिरिचुअल रिट्रीट बनाने की कोशिश करी, जहाँ पे जिसका कि नाम द गोवर्धना इको विलेज है। आप चेक कर सकते हो, वो बहुत ही बेहतरीन जगह है साधुओं के लिए मेडिटेशन सीखने के लिए। उन्होंने साथ साथ वॉलंटियर भी किया एक फूड प्रोग्राम में जो कि लाखों लोगों को पर डे खाना देता है, जिसका कि नाम अन्नामृता था। अब यहाँ पर जय शेट्टी इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के साथ साथ मैसेज देते हैं रीडर को कि अगर मैं मॉन्क बनना सीख सकता था, मैं मॉन्क की लाइफ जी सकता था जो कि इतनी हौच-पौच भरी जिंदगी से बिलोंग करता हूँ, तो आप क्यों नहीं। आगे कंटिन्यू करते हैं इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को, जिसमें कि वो बताते हैं कि हिंदू मॉन्क्स जो हैं वो अपनी मेडिटेशन की जो फाउंडेशन है वो वेद को मानते हैं, कि जिसके के बारे में सभी इंडियंस जानते होंगे कि वो वेद वर्ड जो है वो संस्कृत का वर्ड है और इसका भी मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। संस्कृत वो लैंग्वेज है जो कि सदियों से बोली जा रही है और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर साउथ एशियन लैंग्वेजेस की वो मदर है। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि जो मॉडर्न फिलॉसफी है उसका की ओरिजिन भी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से, एंशिएंट बुक्स से और एंशिएंट बुक्स में जो लिखी हुई लर्निंग्स थी उनसे ही हुआ है। इसमें कोई भी ये एंशिएंट बुक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो 1-2 साल, 100 साल, 3 साल पुरानी नहीं, वो 3000-4000 साल पुरानी हैं और जिसका की बेसिस हिंदुइज्म है। ऐसा माना जाता है कि वेद शुरुआत में एक इंसान से दूसरे इंसान तक, यानी कि गुरु से शिष्य तक बोल करके सिखाए जाते थे। गुरु बोलता था और शिष्य सीखते थे और यही परंपरा आगे चलती थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको लिखना शुरू किया गया। बट इतने ज़्यादा 1000 साल हो गए कि उनमें से जो हमें मिला वो था वेद के बहुत बड़े वेद के बेहतरीन मंत्र, हिस्टोरिकल स्टोरीज, कविताएं, प्रार्थनाएं, मंत्र और बहुत ही अच्छे रिचुअल्स और ज़िंदगी को जीने की एडवाइसेस, ये सब कुछ वेद में लिखे हुए हमको मिले विरासत के तौर पे। आगे जय शेट्टी एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे वो, कि वो अपनी लाइफ और अपनी इस बुक में एक बहुत बड़ा योगदान मानते हैं कि वो भगवद गीता को पढ़ पाए। भगवद गीता का उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो कहते हैं कि ये भगवद गीता जिसको पढ़ करके उन्होंने अपनी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशंस लाए, वो सबको पढ़नी चाहिए। साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि भगवद गीता के बारे में हम और आप आज से बात कर रहे हैं शायद, लेकिन ये सदियों से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है। एकांत ईश्वरन जो कि एक स्पिरिचुअल ऑथर हैं और प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस भगवद गीता को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया और पूरे वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया इसका। यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1845 में रैल्फ वाल्डो इमर्सन, जिनको भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, उन्होंने लिखा कि रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने जो लिखा, मैं वो लाइंस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आई ओड माई फ्रेंड and I owed
A magnificent day to the Bhagavad Gita. It was the first books. It was the first of books. It was as if an empire spoke to us. Nothing small or unworthy, but large, serene, consistent, the voice of an old intelligence which, in an author age and climate, had pondered and thus disposed of the same questions which exercise us. दोस्तों, राल्फ वाल्डो इमर्सन ले लिख रहे हैं कि भगवद गीता उन पहली किताबों में से थी जो उन्होंने पढ़ी और उसने उनका जीवन बदल दिया, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक प्राचीन पुस्तक ही नहीं, वो एक पूरा युग है। भगवद गीता सिर्फ एक प्राचीन पुस्तक ही नहीं है, वो जीवन जीने का रहस्य है जो कि हमें आज भी सिखाता है हमारे आज के लाइफ में एडजस्ट करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि भगवद गीता के सिर्फ एक दो इस तरीके के एक आध एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि लोगों ने लर्निंग्स ली हैं। अगले सेक्शन में, इंट्रोडक्शन के अगले सेक्शन में लिखते हैं जय शेट्टी अपनी किताब के बारे में अब, कि ये किताब लिखने का जो उनका मेन पर्पस था वो सिर्फ ये था कि जो कुछ वो अपनी लाइफ में सीख पाए वो लोगों के साथ शेयर करें, उस टाइमलेस विजडम को और उस एंशिएंट टेक्निक टीचिंग्स को जो कि हमारे हिंदू समाज में बहुत समय से मौजूद है, उसको इस मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट कैसे करें और हम कैसे अडॉप्ट कर सकें उस मॉन्क माइंडसेट को, ताकि हम कुछ बेहतर कर पाएं।